अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम एक तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और आज ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कैपेसिटर किस चीज़ को बेसिकली कहते हैं? ये एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करे। ए डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, राइट। ओके, इसके बाद हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। एक कंडक्टर, एक मटेरियल कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है Q/V के बराबर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यानी इसमें चार्ज कितना है डिवाइड बाय इसकी वोल्टेज कितनी, इसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ है। अगर हम किसी मटेरियल को, मान लो हमने इसको चार्ज दिया, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल आ जाता है। बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पोटेंशियल होता है KQ/R। सो चार्ज कितना दिया, इसमें पोटेंशियल कितना आ गया, उस रेशो को कहते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल रेज्ड बाय द कंडक्टर। इसका यूनिट आएगा कूलम पर वोल्ट, जिसको हम कहते हैं फैरेड। और भी कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड। और भी यूनिट्स है कैपेसिटेंस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही वी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज ऑफ द कैपेसिटर पे और मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम कैसा हो। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कैपेसिटर एंड नियर बाय मीडियम, मीडियम कैसा है। ठीक है, और एक नोट पॉइंट यहां आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा, इसकी कैपेसिटेंस होगी कुछ, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस, ये स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो हमेशा होती है 4πε0r के बराबर। यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉल है, इसकी कैपेसिटेंस होती है 4πε0r के बराबर। यानी कैपेसिटेंस जो है ये रेडियस यानी साइज पर डिपेंड करती है। इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। ठीक है, ये एक प्लेट समझो आप, ये दूसरा प्लेट होता है, इनके बीच में कोई सेपरेशन गैप होती है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बीच में कुछ मीडियम भी हो सकता है, एयर हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन प्लेट्स के बीच में हो सकता है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर हम इस प्लेट को ग्राउंड कर देंगे, क्या करते हैं ग्राउंड, पहले मैं लिखूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेट्स and some medium between them। इनके बीच में कोई मीडियम हो सकता है। इसका प्रिंसिपल पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक अर्थनर प्लेट लाएंगे एक चार्ज्ड प्लेट के करीब, ठीक है, अगर आप एक अर्थनर, और ये न्यूट्रल है, एक अर्थनर न्यूट्रल प्लेट को नजदीक लाएंगे एक चार्ज्ड प्लेट के, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये इसका प्रिंसिपल है। यानी when an earthened neutral plate, ये वाला न्यूट्रल ही है, is brought closer to a charged plate, comma, its capacitance increases। ये इसका प्रिंसिपल है, राइट। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में कोई मीडियम हो सकता है,
ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर हम एक न्यूट्रल अर्थनेट प्लेट लाएंगे चार्जर प्लेट के नज़दीक तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। आप डिराइव कर लीजिए एक्सप्रेशन, क्वेश्चन होगा आपके पास, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, आपने एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है कैपेसिटेंस के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट की दो प्लेट्स अब मैंने दो लाइन से बनाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, आप जानते होंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। इसको ग्राउंड किया हुआ है हमने। चलिए, इसके बाद ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अगर प्लेट्स के बीच में दूरी है d और प्लेट एरिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट प्लेट एरिया, एक प्लेट का एरिया है a, लेट ईच प्लेट एरिया इज a एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है, दो प्लेट्स के बीच में जो दूरी है वो समझो d है, ठीक है। तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर आपने ये पढ़ा हो, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आई विल राइट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस है d। सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट एरिया में कितना चार्ज छुपा हुआ है एक प्लेट के। सो कहने सिंपल है, सिग्मा के बदले क्या लिखेंगे, Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d ऐसे ही है, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या है, C होता है ना Q बाई V के बराबर, जो अभी अभी हम पढ़े हैं। तो C होगा Q डिवाइड बाई व्हाट इज V, V हमने अभी अभी निकाला है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। क्यों कैंसिल होगा, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, बस खेल खत्म। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। यानी अगर एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ज़्यादा तो कैपेसिटेंस कम, ठीक है। सो अगर एरिया होगा ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी ज़्यादा, अगर प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगी ज़्यादा तो कैपेसिटेंस होगी कम। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको रिपीट भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस E इंटू D के बराबर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा के बदले चार्ज बाई एरिया, तो ये हमें V मिला। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, Q बाई V। सो Q बाई V के बदले क्या लिखेंगे, Q बाई दिस, क्यों कटेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, आपके सवाल का जवाब। अब अगर कोई मीडियम होगा प्लेट्स के बीच में तो उस टाइम पे होता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी इफ देयर इज मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इफ देयर इज मीडियम बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हुआ तो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, ये याद रखना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का आपने लिखना पड़ेगा, यानी कहना सिंपली राइट इट इज एप्सिलॉन R टाइम्स कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सम मीडियम होता है, कैपेसिटेंस विदाउट एनी मीडियम C नॉट इज, अगर कोई मीडियम ना हो, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम जो हमने डाला हुआ है। सो बस यहां तक आपने ये डिराइव करना है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कैपेसिटेंस निकालो अगर आप बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, वो भी हम डिराइव करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन प्लेट्स, विद अ कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम होगा तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये समझो आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। मान लो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही जाएगा, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अब हमने क्या, इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने D रखा हुआ है, हमने बीच में एक स्लैब डाला है जिसका थिकनेस है T।
कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड होगा 0, बट बाहर तो होगा ना, बाहर तो फील्ड होगा, और कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस स्लैब के बाहर फील्ड है, ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट भी आप लिख सकते हैं उसको, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बता फिर से, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अभी था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, अभी मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, डी माइनस टी रीजन में, इसमें मत है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें लिखना पड़ेगा ये डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा टी। इससे पहले हमने लिखा था ई नॉट इंटू डी, इससे पहले वाले टॉपिक में, बट अभी क्या लिखेंगे, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, बस बाकी प्रोसीजर वही है, बाकी वही करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन है डी माइनस टी रीजन में, बिकॉज इस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से ई नॉट के बदले अब क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी तक डी डी चल रहा था, अब आएगा डी माइनस टी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब सिग्मा के बदले क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी, ठीक है। तो नाउ अब फिर से फॉर्मूला कैपेसिटेंस की किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी के बराबर, तो क्यू बाई वी का वैल्यू पुट कर लो दोस्तों, सो ये बनेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। सो क्यू गया, कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, इससे पहले था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, अगर कंडक्टिंग स्लैब होगा बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब अगर ये पूरा स्लैब फिल करेगा इसको, अगर इस स्लैब की थिकनेस बराबर होगी, मान लो इतना मोटा स्लैब है, यानी टी डी के बराबर, मैं यहां पे लिखूंगा इफ स्लैब फिट्स इन बिटवीन द प्लेट्स, यानी अगर टी आया डी के बराबर, अगर स्लैब का थिकनेस है बराबर डी के, बीच में अपने लेकिन ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, इट कम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई शाबाश डी माइन डी ओ टी बराबर है डिवाइड बाई 0, सो कैपेसिटेंस बन जाएगी इनफाइनाइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है, अगर प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक कंडक्टिंग मीडियम रखा जो पूरी स्पेस को फिल कर रहा है, तो कैपेसिटेंस होती इनफाइनाइट के बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड 0 नहीं होता, तो कितना होता, बाहर जितना है डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं पढ़ाऊंगा वो भी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स फिर से डी है, हमने एक स्लैब डाला जिसकी थिकनेस टी है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बाहर भी फील्ड होगा, अंदर भी फील्ड होगा, अंदर थोड़ा कम होगा, बाहर थोड़ा ज्यादा। बाहर फील्ड है मान लो ई नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये बाहर वाला फील्ड है, यानी स्लैब के बाहर फील्ड। अंदर स्लैब के फील्ड भी अंदर फील्ड होगा, वो होगा बराबर बाहर जितना है डिवाइड बाई के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। सो बाहर फील्ड है ई नॉट, अंदर फील्ड है ई नॉट बाई के, ये याद रखना। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता तो अंदर फील्ड होता 0, बट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अंदर फील्ड है, बाहर जितना फील्ड है डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब, ठीक है। तो बताइए फिर से वही करेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो हमारा आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो मैं लिखूं ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट फील्ड इस रीजन में है सिर्फ, और ये रीजन है डी माइनस टी, प्लस इधर भी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इधर कितना फील्ड है ई नॉट बाई के, और इसकी डिस्टेंस कितनी है टी, यानी डी माइनस टी रीजन में ई नॉट फील्ड है और टी रीजन में ई नॉट बाई के फील्ड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, है ना, बिकॉज ई नॉट डी माइनस टी रीजन में, ये डी माइनस टी रीजन हुआ, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस अंदर के लिए क्या लिखेंगे ई नॉट बाई के इंटू डिस्टेंस है टी, बस हो गया खेल खत्म। सो कहना है सिंपली राइट, ई नॉट अगर आप कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब फिर से वही करना है, ई नॉट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर बाहर फील्ड,
अंदर है d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सिग्मा के बदले हम लिखेंगे क्यू बाई चार्ज बाई एरिया, फिर से बराबर वही करेंगे, d माइनस टी प्लस टी बाई के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। नाउ कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या है, Q बाई वी है ना, तो Q बाई व्हाट इज V हमें पता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो Q विल कैंसिल आउट, कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये आपकी फॉर्मूला। इनफैक्ट अगर आप इसमें से कोई चीज़ कॉमन भी निकालोगे, ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस, देखिए इन दो में से सिर्फ टी हम कॉमन निकालेंगे, तो टी निकला कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस टी हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1, अंदर बचेगा 1 बाई के। बिकॉज माइनस टी से अगर आप मल्टीप्लाई करें बनेगा माइनस टी, तो हो गया माइनस टी, माइनस माइनस हुआ प्लस टी बाई के। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। मान लो हमने क्या किया, हमारे पास ये कैपेसिटर है, मैंने बाहर सेल लगाई इसको चार्ज करने के लिए। बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने इसमें पॉजिटिव चार्ज लाया, इस वाले प्लेट को नेगेटिव चार्ज किया। पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लिया गया, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स ले रही है और इस प्लेट को दे रही है, यानी बैटरी इज डूइंग वर्क, और वो वर्क स्टोर होती है एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। हमने वो डिराइव करना है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है अगर इसका चार्ज कुछ होगा। तो स्मॉल वर्क डन मैं लिखूंगा पहले, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग चार्ज डी क्यू टू कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को मैं डी क्यू चार्ज दूंगा, तो स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होगा, शाबाश, V इंटू डी क्यू के बराबर। अगर V किसी टाइम पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, सो अगर किसी टाइम पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऑलरेडी कुछ चार्ज हुआ है, मान लो ये Q चार्ज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V है इसका, अब मैं एडिशनल चार्ज डी क्यू दे रहा हूँ, तो कितना वर्क लगेगा एडिशनल चार्ज डी क्यू देने में, वो वर्क होगा बराबर V इंटू डी क्यू के बराबर। पोटेंशियल इंटू चार्ज की वर्क डन होता है, बिकॉज पोटेंशियल होता है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम ऑलरेडी पढ़े हैं। सो वर्क डन होगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इज V, चार्ज इज डी क्यू, सो ये होगा स्मॉल वर्क डन। सो डी डब्ल्यू आएगा, V के बदले आप Q बाई सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज C होता है ना Q बाई V, तो V के बदले Q बाई सी आएगा इंटू डी क्यू। बस अब टोटल वर्क डन कितना होगा, अगर चार्ज स्टोर करवाना है, टोटल वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, वर्क आएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई सी इंटू डी क्यू। वेरिएबल Q है, इनिशियल चार्ज समझो 0 है, फाइनल चार्ज समझो Q है। इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था, फाइनली इस पे कितना चार्ज आया, Q चार्ज आ गया। सो व्हाट इज वर्क डन इक्वल, वर्क डन आएगा 1 बाई सी, Q का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से Q तक। सो व्हाट इज, यही वर्क इसमें स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1 बाई सी, Q के बदले अपर लिमिट Q स्क्वायर बाई 2, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। ये फॉर्मूला आप रट सकते हैं, ठीक है, सिंपल। डी क्यू चार्ज देने में कितना वर्क लगेगा, V इंटू डी क्यू, V के बदले Q बाई सी, फिर इंटीग्रेट कर लो, टोटल वर्क डन हुआ 1 बाई सी बाहर आया, Q का इंटीग्रेशन हुआ Q स्क्वायर बाई 2, फिर 0 से Q तक लिमिट। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब हमें पता है ना, हम और भी कुछ फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। Q होता है CV के बराबर, सो Q के बदले अगर हम CV डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किसके बराबर होगा, 1 बाई 2, Q के बदले क्या डालेंगे, CV का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, एक C कटेगा, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये और एक फॉर्मूला हो गई किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस की, कितनी, हाफ ऑफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, दोनों में से एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो नोट पॉइंट आप यहीं पे लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड
पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमेशा होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, बाहर से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 10 वोल्ट का, इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड। लेट अस सपोज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड, पहला पार्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे बताओ कितना चार्ज आया होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, ठीक है। तो पहला पता चार्ज क्यों होता है CV के बराबर, कैपेसिटेंस कितना है इसका 4 माइक्रोफैरड यानी 4 × 10⁻⁻⁶। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट, तो बन जाएगा 4 × 10, ये बनेगा 4 × 10 = 40, 40 × 10⁻⁻⁶ कूलम, यानी चार्ज आएगा 40 10⁻⁻⁶ के बदले माइक्रो भी लिखा जा सकता है, 40 माइक्रो कूलम इज द चार्ज। ये फॉर्मूला याद रख लो, Q = CV, ये बड़ी आम फॉर्मूला है, Q = CV। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट है, वो है टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी की फॉर्मूला हमने एक तो ये पढ़ी Q²/2C, ये यूज कर सकते हो या हाफ ऑफ CV², आपकी मर्जी है जो आपका मन करे। तो चलो दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी होगी हाफ ऑफ व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर 4 × 10⁻⁻⁶। V कितना है, बाहर का पोटेंशियल है 10, तो 10², सो 2 1s are 2 2s are, so एनर्जी आएगा 2 × 10⁻⁻⁴ जूल। दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अभी तक हमने कैपेसिटेंस में कुछ चीजें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, ε0 A/d। फिर अगर हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला ε0 A/d-t। फिर अगर अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला ε0 A/d-t × 1 - 1/k। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ CV²। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग होता है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। सो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, तो पहली ग्रुपिंग जो हमारी है उसको हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग, जब कैपेसिटर सीरीज में अटैच होते हैं, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ कैपेसिटर सीरीज में जोड़े, ये कैपेसिटर दूसरा, 3 कैपेसिटर्स मैंने जोड़े। बाहर से हमने एक बैटरी अटैच करी हुई है, इसका कैपेसिटर C1, इसका C2, इसका C3, वोल्टेज है बाहर का V। तो याद रखना सीरीज में ये वोल्टेज डिवाइड होती है, यानी इसको वोल्टेज V1 मिलेगा, इसको वोल्टेज V2 मिलेगा, इसको वोल्टेज V3 मिलेगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती, तो V किसके बराबर होगा फिर, V1 + V2 + V3 के बराबर। सो V होगा, इसका वोल्टेज हम पढ़े हैं Q = CV, है ना, तो V होगा Q/C के बराबर। तो V1 के सीरीज में तब कैपेसिटर्स होते हैं जब हर एक के थ्रू सेम चार्ज फ्लो करेगा। इन सीरीज ग्रुपिंग सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ऑल कैपेसिटर्स। सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है हर एक कैपेसिटर के थ्रू। अब बता V1 के बदले क्या, V होता है ना Q/C, तो V1 के बदले क्या लिखेंगे, Q/C1। V2 के बदले क्या लिखेंगे, Q/C2। Q तो हर एक के थ्रू सेम है ना, सिर्फ कैपेसिटेंस अलग अलग है, प्लस V3 के बदले क्या लिखेंगे, Q/C3। और बाहर वाली सेल को पता ऊपर एक ही कैपेसिटर है, तो V के बदले क्या लिखेंगे, Q/C equivalent। C equivalent is the total capacitance of this network as seen by the battery. So this is equal to Q बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, राइट। Q कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यानी रेसिप्रोकल एडिशन होता है सीरीज में, रेजिस्टर्स का उल्टा, ठीक है। तो सीरीज में जब कैपेसिटर्स होंगे तो कौन सा एडिशन आप करेंगे, रेसिप्रोकल एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल एडिशन। सिंपल सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, V = V1 + V2 + V3। V1 के बदले Q/C1, V2 के बदले Q/C2, V3 के बदले Q/C3, V के बदले Q/C इक्विवेलेंट।
क्यों गया 1/C इक्विवेलेंट आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 3 1/C। सो दिस इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल में कुछ और होता है। पैरेलल ग्रुपिंग की अगर हम बात करेंगे, इन पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है, सेकंड इज पैरेलल ग्रुपिंग। जब कैपेसिटर्स किस में अटैच होते हैं, पैरेलल में अटैच होते हैं। तो मान लो मैंने 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। दीज कैपेसिटर्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। बाहर से बैटरी अटैच है ये वाली, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। यहाँ से चार्ज Q आया, पोटेंशियल V है, तो पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। सो पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे चार्ज सेम होता था सीरीज में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पैरेलल में सेम होगा। तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड होता है, इससे पहले वोल्टेज डिवाइड होती थी सीरीज में, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। क्यों यहाँ आया, इधर गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q3, तो Q अभी डिवाइड होगा, Q होगा बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इससे पहले वाले में हमने V लिखा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब की बार Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q आएगा, बता यहाँ से कितना चार्ज होगा, Q होता है ना CV के बराबर, तो Q1 कितना होगा C1V, बिकॉज V हर एक के अक्रॉस सेम। सो Q1 के बदले क्या लिखेंगे C1V, C1V। Q2 के बदले क्या लिखेंगे C2 इंटू V, बिकॉज V हर एक के अक्रॉस सेम, प्लस C3 इंटू V। और इस बैटरी को पता है यहाँ एक ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, तो Q के बदले क्या आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। सो इट इज, यहाँ से अगर आप V कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V गया, C इक्विवेलेंट आया C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। यानी सीरीज में कैपेसिटेंस को, सॉरी पैरेलल में कैपेसिटेंस का एडिशन होता है और सीरीज में रेसिप्रोकल एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कैपेसिटेंस। तो इस पे एक दो छोटे मोटे में क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, अदरवाइज अगर आपने खुद किए हुए होंगे क्वेश्चंस तो आप वो उन पे भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आपके पास मेरे दोस्तों ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर, ठीक है, ये A है, ये B है, ये मान लो 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और या मान लो ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस। ये दो पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, ये फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, इन दो के बदले एक ही कैपेसिटर आप बनाएंगे। इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, इसका 2 और 1 हुआ 3। पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, राइट। अब ये दो कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। देखो चार्ज सेम फ्लो करेगा, ये अब सीरीज में आ गए। सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। सो इट इज 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 है 4 प्लस 1/C2 है 3, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट आएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 12, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 12/7। सो दिस इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। मैं दिखाने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा सकता हूं, बट अभी टाइम थोड़ा कम है, हम अब क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट समटाइम्स यू में भी आस्क्ड, ज़्यादातर एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो पूछा जाता है, ये कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, यहाँ ऐसे शॉर्ट है, यहाँ ऐसे शॉर्ट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज फेमस है, पूछा जा सकता है। कैपेसिटर C, जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो समझना ये तीनों पैरेलल में, याद रखना जब ऐसा हो तो तीनों पैरेलल में। सो C इक्विवेलेंट किसके बराबर, सॉल्यूशन में ऑल इन पैरेलल, ये सारे पैरेलल में। सो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C प्लस C प्लस C। पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है ना, तो C इक्विवेलेंट आएगा 3C के बराबर, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा, कभी कभार यहाँ और यहाँ भी कैपेसिटर्स होते हैं, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज उस टाइम पे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, ये हम रजिस्टर सर्किट्स में पढ़ेंगे, ये और एक कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, बीच वाला हम रिमूव कर देते हैं, C हो जाता है। सर यहाँ भी जो C था, चूंकि ये ब्रिज बैलेंस है, सेंट्रल कैपेसिटर रिमूव होता है, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, C हुआ सीरीज में C/2, जब आप करोगे 1/C इक्विवेलेंट, सो C/2, C सीरीज में C/2 पैरेलल में, आंसर C आएगा। तो अगर ऐसे कैपेसिटर्स होंगे, याद रखना इसका C इक्विवेलेंट C है।
ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं घर में इन पे। इनफैक्ट और एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर है ऐसा, ये एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, बताइए कर सकते हैं? हाँ, ये ए है, ये बी है, ये दो सीरीज में, फिर वो इसके साथ पैरेलल में, फिर ये वो और ये सीरीज में, कर सकते हैं ना, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दो सीरीज में, फिर वो और ये पैरेलल, फिर ये वो और ये सीरीज, राइट। चलिए इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है कैपेसिटेंस में, जिसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप पूछा जा सकता है। कॉमन पोटेंशियल होता है, मान लो हम क्या करते हैं, हमें कैपेसिटर, हमारे पास दो कैपेसिटर्स होते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। हम क्या करते हैं, हम इनको पहले चार्ज करते हैं, इसको, ये चार्जड कैपेसिटर है, ये भी चार्जड कैपेसिटर है, फिर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये उससे क्या होगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चार्ज फ्लो होता है टिल देयर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम सेम। उस सेम पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिखूंगा when two charged capacitors are connected together, charge flows from one capacitor to other till their potential becomes same। जब तक उनका पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम, विच इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक कैपेसिटर को हम पहले चार्ज करते हैं, फिर दूसरे को कहते हैं, फिर इनको आपस में मिला देते हैं, फिर चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना आ जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा उसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इनिशियली सपोज, इनिशियली what is charge on first capacitor? पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, C1 V1। मान लो इनिशियली इसका पोटेंशियल है V1, इसका है V2। पहले कैपेसिटर पे चार्ज C1 V1। चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, C2 V2 के बराबर। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, नाउ फाइनल चार्ज तो सेम रहेगा। नाउ मैं लिखूंगा Q final is equal to Q initial। What is final charge? C1 plus C2 into V। अब चूंकि ये पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस होगी C1 plus C2, V ही कॉमन पोटेंशियल है। टोटली इनिशियल चार्ज जितना था फाइनली भी उतना ही होगा ना। तो फाइनली इन दो के बदले मैंने अब एक ही कैपेसिटर बताया जिसका पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है C1 plus C2 और पोटेंशियल सिंगल है, कॉमन पोटेंशियल। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल चार्ज, C1 V1 प्लस C2 V2 के बराबर। तो V किसके बराबर आएगा, कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल। याद रखना वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी होगी, दूसरे की दी होगी, इनिशियल पोटेंशियल दिए होंगे, आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा। आप ये कर सकते हैं, राइट। तो ये कभी बोलना नहीं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बट यहाँ पे हमने लाइक पोलैरिटीज अटैच की थी, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। कभी पूछा जा सकता है, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे उस टाइम कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। डिवाइड में C1 प्लस C2 ही है, बट यहाँ पे माइनस आएगा कब, अगर अनलाइक पोलैरिटीज अटैच करोगे। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बट अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी लॉस होता है, कभी पूछा जा सकता है एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। ये फॉर्मूला बस याद रखना, मे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी लॉस होता है हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब चार्ज फ्लो करता है वहाँ पे स्पार्किंग होती है, तो उस दौरान एनर्जी लॉस होता है, ये वो एनर्जी लॉस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स। ये चीज़ आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। और वेन डी ग्राफ जनरेटर एक टॉपिक है, वो आप खुद रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कंप्लीट। इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है सिंपली। कभी एक कैपेसिटर होगा अनचार्जड, तो उसका V0 लेंगे।
इनिशियली मान लो एक कैपेसिटर अनचार्जड है तो इसका V कितना आप लोगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है आपका कंप्लीट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इनफैक्ट मैंने कहा था 2 घंटे 2.5 घंटों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट स्टिल इट इज़ ओके। इनफैक्ट अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आएगा आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज हम करंट पढ़ते हैं। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी करंट होगा चार्ज बाई टाइम। कभी कभार स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल टाइम भी कह सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। कभी कभार हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू टी भी कह सकते हैं। नेट चार्ज बाई नेट टाइम, इसको एवरेज करंट कह सकते हैं। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इसको कहते हैं एवरेज करंट। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। बट पहली बात, करंट का यूनिट है एम्पियर, कूलम बाई सेकंड, दैट इज एम्पियर। सो करंट का ऐसा यूनिट क्या है? करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। ठीक है, ओके। और याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी, असल में टेंसर है बट अब बुक्स पे लिखा है, हमारे टेक्स्ट बुक्स पे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो करंट निकालनी हो चार्ज बाई टाइम कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको क्वेश्चन दे रहा हो 2 कूलम चार्ज फ्लोज इन 4 सेकेंड्स, फाइंड करंट। आपने करंट ढूंढनी है। सो व्हाट इज करंट? इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज कितना है 2, टाइम कितना है 4, यानी 1/2 एम्पियर आपका करंट आ गया। सो करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या? एम्पियर। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब हम इंस्टेंटेनियस करंट पे भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, डी क्यू बाई डी टी पे। तो मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। वी हैव टू फाइंड करंट, पहला पार्ट, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। दूसरा पार्ट, फाइंड करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको करंट एट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट, यानी इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, आपको करना पड़ेगा, यानी इसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ताकि आपको करंट मिले। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। सो इंस्टेंटेनियस करंट आई 2t प्लस 2। अब t का वैल्यू देना है 2 सेकेंड, तो मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हाट इज द करंट? इट इज 2 इंटू 2 प्लस 2, तो करंट आएगी 4 प्लस 2, दैट इज 6 एम्पियर। तो हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब वो है टू फाइंड एवरेज करंट। एवरेज करंट में पहले t का वैल्यू 0 दे दो, देखो कितना चार्ज आया। फिर t का वैल्यू 2 दे दो, देखो कितना चार्ज आया। फिर कर लो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो मैं पहले लिखूंगा आई एवरेज, एवरेज करंट किसके बराबर होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बता क्यू फाइनल, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू फाइनल कितना आएगा? फाइनली टी का वैल्यू 2 देना, तो टी का वैल्यू 2 दे दो, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी 10 कूलम। फाइनल चार्ज 10 कूलम। क्यू इनिशियल कितना आएगा? टी का वैल्यू दे दो 0, तो क्या आएगा? क्यू इनिशियल 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2, क्यू इनिशियल आपका आया 2। सो क्यू फाइनल आया 10, क्यू इनिशियल आया 2, टी फाइनल है 2, टी इनिशियल है 0। सो आंसर आएगा 8/2, दैट इज 4 एम्पियर इज द एवरेज करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए इसके बाद कभी कभार अब चार्ज भी निकालना पड़ सकता है हमें। ये तो क्यू दिया था तो हमने करंट निकाली डी क्यू बाई डी टी से, बट नोट पॉइंट में आपको ये भी कहने जा रहा हूँ, नोट पॉइंट हमारे पास ये है, अगर आई है डी क्यू बाई डी टी
तो डी क्यों होगा बराबर आई डी टी, क्यों होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी के बराबर। यानी अगर आपको करंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड से, इंटीग्रेट किया मैंने, ये काट गया, क्यों आया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। करंट का इंटीग्रेशन हमें चार्ज देता, अभी हमने देखा चार्ज का डिफरेंशिएशन हमें देता था करंट, बट करंट का इंटीग्रेशन हमें चार्ज देगा। मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, करंट इन ए वायर, किसी वायर में करंट दी गई है टी स्क्वायर प्लस 2t करंट दी है, वी हैव टू फाइंड चार्ज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको बताना है 0 से 2 सेकेंड या 0 से 1 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट का इंटीग्रेशन करना है। याद रखना करंट का इंटीग्रल हमें देता है चार्ज, और चार्ज का डिफरेंशिएशन हमें करंट देता है। तो करंट को इंटीग्रेट करना है ताकि चार्ज निकाल सके, तो क्यों आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक, तो क्यों आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई के बदले डालो टी स्क्वायर प्लस 2t डी टी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 तक। सो व्हाट इज द चार्ज इक्वल टू, आपका जो चार्ज आएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे दोस्तों 0 से 1 तक, प्लस 2t का इंटीग्रेशन आएगा 2t का आएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, 2 गया, सो क्यू के बदले टी के बदले पहले अपर लिमिट ये बनेगा 1 क्यूब बाई 3 माइनस टी के बदले लोअर लिमिट 0 क्यूब बाई 3 प्लस टी के बदले अपर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस टी के बदले लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, सो क्यों आएगा 1/3 प्लस 1, तो क्यों आया 1 + 3 यानी 4/3 कूलम चार्ज विल बी फ्लोइंग। तो इन शॉर्ट अभी तक मैंने क्या कहा, करंट होती है चार्ज बाई टाइम, यानी डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डी टी। याद रखना चार्ज को डिफरेंशिएशन हमें करंट देता है, बट करंट का इंटीग्रेशन हमें देता है चार्ज, राइट। इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे के पास। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी एक्सप्रेशन आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा सारा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली होती क्या, अगर आपके पास एक वायर है, आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बट आप बाहर से जब सेल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ये स्टार्ट करते हैं मूव करना टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एक खास डायरेक्शन की ओर अब ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मोशन के दौरान हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, बट हम एज्यूम करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। अगर हम उन वेलोसिटीज का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी with which electrons are moving towards positive terminal of battery inside the conductor। यानी कंडक्टर को जब आप सेल लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल बट डिफरेंट वेलोसिटीज, और अगर हम उन वेलोसिटीज का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उस एवरेज वैल्यू को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनिशियली ये रैंडम डायरेक्शंस में थे, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी 0। मैं लिख रहा हूँ इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इनिशियली एवरेज वेलोसिटी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, सो कहने राइट u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un डिवाइड बाय n, इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसका एवरेज वैल्यू होगा कितना, 0 के बराबर। बट जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, अब उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना, वो होगा v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन प्लस vn होल डिवाइड बाय n।
अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी u1 u2 नहीं रही, बिकॉज सेल के कारण अब वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 सो ऑन। तो कहना है सिंपली राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा v1 के बदले u प्लस ए टी होता है ना, u1 प्लस ए टाउ 1 मैं लिखूंगा, प्लस v2 के बदले u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाई n, राइट। अब कोई पूछेगा सर ये टाउ u1 तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन की, टाउ क्या है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब कंडक्टर होता है बेसिकली कंडक्टर के अंदर उसमें पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक जो टाइम लगता है उसको कहता है रिलैक्सेशन टाइम। इनफैक्ट ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होता है, ठीक है। सो इसीलिए v के बदले u प्लस ए टी यानी u1 प्लस ए टाउ 1 हुआ रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम कुछ और होगा टाउ 2, n इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी आएगी ये आएगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाई n अलग अलग दे दो इनको, तो ये बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई n प्लस इनमें से a कॉमन निकालो, अंदर बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाई n। ये वैल्यू जीरो हमें ऑलरेडी पुट लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ ये वैल्यू जीरो डाल दो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, सो vd जो हमारा आएगा इट विल बी 0 प्लस a, है ना ये a, इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम उसका एवरेज वैल्यू, बड़ा टाउ हम लिखते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी होती है कंडक्टर के अंदर, e बाई m, ये याद रखना। E is the charge minus e the m, minus e is the charge of the electron, is electric field and m is mass of electron। acceleration of electron inside the conductor हमेशा होता है e by m, यानी माइनस ई बाई एम, और साथ में क्या आएगा टाउ के बराबर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाई एम टाउ। माइनस साइन इंडिकेट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, माइनस ई बाई एम टाउ। अब एक खास रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। There is relation between current and drift velocity. We have a relation between current and drift velocity. नेक्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 घंटे मैंने कहा, 12 घंटों में मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। देयर इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए वायर। मैंने इसमें दो इमेजिनरी क्रॉस सेक्शंस पकड़े, सपोज ये S1 है, ये S2, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया समझो A, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम एज्यूम करते हैं VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, सपोज बाहर से हमने सेल अटैच करी है, सपोज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टाइम लगता है। लेट time taken by an electron from S2 to S1 is delta t। S2 से S1 तक टाइम कितना लगता है, डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, therefore डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, डिस्टेंस होती है ना वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम कितना लगा डेल्टा टी, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना लगा डेल्टा टी, वेलोसिटी कितनी है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो ये डिस्टेंस हमें निकली। तो इधर से इधर तक का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। देयरफॉर वॉल्यूम बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। एरिया A है, डिस्टेंस ये आई है VD डेल्टा टी, VD is the drift velocity। ये वॉल्यूम है। मान लो if n is number of electrons per unit volume, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, therefore नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे दोस्तों, टोटल वॉल्यूम ये है AVD डेल्टा टी, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो अब टोटल चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज
इतने ही वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो होगा E से मल्टीप्लाई कर लो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, ENA VD डेल्टा टी। देयरफॉर करंट किसके बराबर होगी, करंट होता है ना चार्ज बाई टाइम, Q बाई डेल्टा टी। सो करंट होगा, चार्ज ये हमने निकाला, ENA VD डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी गया तो करंट का वैल्यू आया ENA VD। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन दिस इज, ठीक है। तो सिंपल सी रिलेशन है, क्या हमने दो क्रॉस सेक्शंस पकड़े, यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को आने में, डेल्टा टी, वेलोसिटी कितनी है VD, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई VD डेल्टा टी। अब वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू ये डिस्टेंस, यानी एरिया इंटू VD डेल्टा टी, तो निकला एरिया इंटू VD डेल्टा टी। अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय n, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, इसी को मल्टीप्लाई कर लो E से, फिर करंट होगा चार्ज बाय टाइम, तो डिवाइड हो गया, करंट का वैल्यू ENA VD। तो यहाँ पे हमने देखा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी आपस में रिलेशन होती है, राइट। तो इसमें और एक दो चीज़ें भी हैं, मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स बताऊँगा, बस हम यहाँ पे आज एंड कर लेंगे, इसको कंक्लूड कर लेंगे। हमारे पास एक टर्म है जिसको कहते हैं मोबिलिटी, वी हैव ए टर्म विच इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। मोबिलिटी की फॉर्मूला जो है, या मोबिलिटी जो होता है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी मींस इलेक्ट्रॉन कितने फ्री है, मोबिलिटी मोबाइल कितने, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है इसका, ये याद रख लेना। सो मोबिलिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद होता है E बाई एम इंटू टाउ डिवाइड बाई E गया, सो E टाउ बाई एम। याद रखना मोबिलिटी ओनली एंड ओनली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। इसके बाद एक लास्ट टर्म मैं पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितनी करंट, ये J से डिनोट होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, कभी बोलेंगे नहीं, इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कॉमा इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। बट मेक श्योर जब हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। एक नोट पॉइंट भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर हमने करंट ढूंढनी हो I, ये हमेशा होता है J डॉट A के बराबर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया गिव्स करंट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट डेंसिटी दी हुई होगी 2I + 3J, एरिया दिया होगा 1I + 4J, आपसे क्वेश्चन होगा फाइंड करंट। क्या आप डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं? हाँ, करंट होगा J डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया गिव्स द करंट। सो J और A का डॉट कर लो, 2 1s are 2 + 3 4s are 12। सो आंसर कितना आया 14 एम्पियर। तो पढ़ाई करते रहें, यहाँ से यहाँ आज हम यहाँ तक ये पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा चलेगा उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी सारा हम खत्म कर देंगे, फिर हम मैग्नेटिज्म की ओर हम आएंगे, ठीक है। 12 घंटों में इंशाल्लाह ये कर देंगे सारा। पढ़ाई करते रहे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसको अच्छे से, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, इसी में से इंशाल्लाह पेपर होगा आपका सारा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।